नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, आज हम लोग हर हर हफ्ते तो राजनीतिक घटनाक्रम की बात करते थे, लेकिन आज एक ऐसा दिन है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की कल रात मृत्यु हुई और आज उनका जिस समय हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी अंत्येष्टि होने क्या कि मतलब चल रही है। मैं प्रोफेसर साहब एक एक नज़रिए से ज़रा आपकी एक राय जानना चाहता हूँ और फिर उनके अलग-अलग आयामों पे भी बात करेंगे। जी। मनमोहन सिंह को हरदम माना जाता था कि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे और उन्होंने कोई अपनी पॉलिटिकल वो नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं स्टार्ट की, लोकसभा का हुँ, चुनाव हार गए इत्यादि। हुँ, लेकिन मैं जब हरदम एक चीज़ देखता हूँ कि 2004 में हुँ, कांग्रेस जब मेजॉरिटी में आई और 145 के उसके एमपी थे हुँ, और फिर 2009 में कांग्रेस उस समय उसको चूँकि भाजपा ने ये नया शुरू किया था कि हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अब बोल देंगे और उसके इर्द-गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा। 2009 में भाजपा की तरफ से एल के अडवाणी साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हुए और इधर यूपीए की तरफ से चूँकि बहुत से लोग कंटेंडर हो गए थे, प्रणब मुखर्जी साहब भी थे, शरद पवार साहब भी थे। उन सब पे विराम देने के लिए सोनिया गांधी ने अपने जो भी लोगों से बातचीत करके मनमोहन सिंह का नाम घोषित कर दिया था, हालाँकि उस समय अस्पताल में थे। और 2009 का इलेक्शन अगर आप देखिए तो 61 सीटें ज़्यादा जीती थी कांग्रेस, 145 से 206 पे आई थी। तो इससे ज़्यादा किसी प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी मतलब चीफ मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए कि अपने कार्यकाल पे वो एक लोगों का मैंडेट ले रहे थे और उनकी सीटें बढ़ रही थी। उनकी सीटें प्रतिशत कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ा था और कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी। मैं इस पे एक ज़रा आपकी टिप्पणी लेके फिर बाकी बातें उनके बाकी आयाम पे बात करेंगे। प्रोफेसर साहब। देखिए, मैं तो ये मानता नहीं हूँ कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो है वो नॉन पॉलिटिकल होता है, गैर राजनीतिक होता है। हाँ, वो चुनावी सफलता उसको नहीं मिली ये ज़रूर कहा जा सकता है। उसका कोई सामाजिक जनाधार नहीं है, किसी समुदाय का नेता नहीं है, किसी जाति का नेता नहीं है। अब मनमोहन सिंह सिख समुदाय में पैदा हुए थे, लेकिन वो सिखों के नेता नहीं थे। अ, वो उनके नाम पर मुसलमान वोट देने के लिए उमड़ पड़ते हों या यादव वोट देने के लिए उमड़ पड़ते हों या ब्राह्मण वोट देने के लिए उमड़ पड़ते हों, इस प्रकार के नेता वो नहीं थे। लेकिन वो काफ़ी गहराई से राजनीतिक थे, मैं ये मानता हूँ और उनमें राजनीति की बहुत गहरी समझ थी। वो जानते थे कि उनकी जो योग्यताएँ हैं, जो क्षमताएँ हैं, उनको वो अपने किस्म की जिस राजनीति को वो पसंद करते थे और जिस राजनीति में वो टिक सकते थे, उसके लिए वो कितना बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका ये उन्होंने किया, इसका कांग्रेस को भी फ़ायदा हुआ, इसका पूरे देश को भी फ़ायदा हुआ और एक हद तक मैं कहूँगा इसको शुरुआत में अर्थव्यवस्था के लिए भी इसका लाभ हुआ। देखिए संजय बारू ने उनके ऊपर किताब लिखी है, उसमें उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा है। तो वो एक घटना इस तरह की थी जब उन्हें एक्सीडेंटल कहा जा सकता था। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के भीतर से भी विरोध शुरू हो गया और कांग्रेस के बाहर तो बहुत विरोध था कि भाई हम विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सुषमा स्वराज तो जाने कौन कौन सी धमकियां देने पर उतर आई थी कि वो ये कर देंगी, वो कर देंगी। फिर शरद पवार भी विरोध में थे। तो इस तरीके से दिखाई पड़ रहा था कि सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो काफी समस्या पैदा हो सकती है और हो सकता है कांग्रेस उसको बाद में झेल ना पाए। देखिए, मैं रिकॉर्ड के लिए साफ कर दूं, उन दोनों बड़ी बहस इस बात पर चलती थी कि विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो एनडीटीवी ने इसके ऊपर एक मुकाबला आयोजित किया, तब दिव्यांग मुकाबले का संचालन किया करते थे। तो मैं भी था उसके अंदर एक और सीताराम येचुरी भी थे उसके अंदर। तो मैंने जम के कहा कि नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि विदेशी मूल के नाम पर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। वो भारत की नागरिक है। जो प्रधानमंत्री बनने के लिए अनिवार्य शर्त होती है, वो चुनी हुई सांसद हैं, वो एक पार्टी की मुखिया हैं और क्या चाहिए किसी को भारतीय बनाने के लिए। इसके अलावा तो सब बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो भी हो, सोनिया गांधी ने फिर रणनीतिक रूप से तय किया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी और वो मनमोहन सिंह को तय किया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक प्रकार का सत्ता का एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था बनी, सत्ता का एक व्यवस्था बनी जिसमें सोनिया गांधी और सरकार के बाहर जो एक सलाहकार परिषद बनी है, जिसके अंदर बाहर के लोग भी थे, एनजीओ के लोग थे, अरुणा राय वगैरह थी और उस सलाहकार परिषद ने कई ऐसे सुझाव दिए और जो सरकार की बागडोर थी वो मनमोहन सिंह ने संभाली
और बहुत ही खूबी के साथ संभाली मनमोहन सिंह ने, इसमें कोई शक नहीं। लोग कहते हैं कि 1990 में नरसिंह राव के नेतृत्व में वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और भारत की अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण किया। तथ्यात्मक रूप से यह बात सही है, लेकिन मैं कहता हूं कि उनका स्वर्णिम समय तब शुरू हुआ जब वो प्रधानमंत्री बन गए। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने 5 साल तक बढ़िया तरीके से प्रधानमंत्रित्व चलाया। उसके बाद अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने में अपनी प्रधानमंत्रित्व को, अपने नेतृत्व को दांव पे भी लगाया उन्होंने। और इस पूरी अवधि में जिस तरीके के उन्होंने कदम उठाए, उससे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए को बहुत लाभ हुआ, उसकी छवि बहुत अच्छी हुई और उन्होंने ज्यादा सीटें जीती और 2009 का बहुत बेहतरीन चुनाव जीता। मुझे अभी तक याद है कि 2009 का नतीजा आ गया तो हम लोग सीएसडीएस में बात कर रहे थे, तो एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सीएसडीएस के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त कांग्रेस की बैकलाइट भी नहीं अपोजिशन को दिखाई पड़ रही है। मतलब कांग्रेस का पिछवाड़े की, कांग्रेस इतनी आगे है कि अपोजिशन, हालांकि कांग्रेस को अकेली पार्टी के दम पर बहुमत नहीं मिला था, लेकिन जिस तरह का वहां पे माहौल था उससे लग रहा था कि कांग्रेस लगातार आगे होती चली जाएगी। और मैं मानता हूं कि शुरू में 2 साल तक काफी अच्छा चला भी। उसके बाद क्या गड़बड़ियां हुई वो सब इतिहास की बातें हैं, हम लोग उनके ऊपर जिक्र करेंगे। तो मनमोहन सिंह ने जो परिस्थिति थी, सत्ता का जिस तरीके से बंटवारा था, जिम्मेदारियों का जिस तरीके से बंटवारा था, उसमें मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद का बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वाह किया। देखिए, वो एक गठजोड़ सरकार थी और एक ऐसी गठजोड़ सरकार थी जिसमें कांग्रेस का दबदबा था संख्यात्मक दृष्टि से, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्रीय शक्तियां बहुत मजबूत थी। जिस तरीके की गठजोड़ सरकार नरेंद्र मोदी अभी चला रहे हैं उस तरह की नहीं थी वो। नरेंद्र मोदी की गठजोड़ सरकार में तो दूसरी पार्टियों की, जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम, उनकी तो संख्या बहुत कम है, लेकिन उस सरकार में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनके पास अच्छी खासी संख्या थी और वो थोड़ा स्वायत्तता का भी दावा कर सकती थी। यहाँ तो सब भाजपा की चलती है इस सरकार में, ये केवल तकनीकी रूप से एक तरह की गठजोड़ सरकार है, व्यवहारिक रूप से सारे सत्ता के सारी चीजें भाजपा के हाथ में है। तो वैसी सरकार चलाने में मनमोहन सिंह का जो योगदान था वो मेरे ख्याल से इतिहास में दर्ज हो चुका है और उनको इस वक्त जो श्रद्धांजलियां प्राप्त हो रही हैं वो सही में इस काबिल थे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने संसद में मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाना चाहा। उन्होंने कहा कि ये, मुझे याद है नरेंद्र मोदी का भाषण, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब जो हैं वो रेनकोट पहन के नहाते। तो मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल कहना नहीं चाहिए था नरेंद्र मोदी को, ये बिल्कुल गलत बात थी। उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो वह अशिष्टता दिखाई, जो शिष्टता कभी मनमोहन सिंह ने कभी दिखाई नहीं। मनमोहन सिंह व्यक्तिगत रूप से इतने बेहतरीन व्यक्ति थे, जो भी उनके यहाँ जाता था, अगर उन्होंने किसी को अपने यहाँ खाने पर बुलाया है तो वो सब लोग उनकी शिष्टता और उनकी संस्कारवान जो आवभगत थी उसके कायल होते थे, अपने हाथ से उठा के प्लेट देते थे। और वो जो आज के प्रधानमंत्री हैं इस मामले में उन मनमोहन सिंह से उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने बहुत बेहतरीन काम किया और भारत जैसे लोकतंत्र में दरअसल हमें मनमोहन सिंह जैसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। जब गठजोड़ राजनीति का दौर चल रहा है, जहां तक अर्थशास्त्री के तौर पर अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की बात है, उसके ऊपर मेरे विचार थोड़े अलग तरीके के हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी, मैं उसमें भी आऊंगा, लेकिन क्योंकि हम सब लोग उस समय जब 91 की बात है, हम सब लोग उसके विरोध में उतरे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, जब दुनिया बोल रही थी, हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगा। जब लोग ये कहते हैं ना उन्होंने राजनीति नहीं और बिल्कुल वो पपेट थे और सोनिया गांधी, लेकिन आप अगर संजय बारूद की ही किताब पढ़े या किसी को भी आदमी कहे, जो भी आधिकारिक सूत्र है, न्यूक्लियर डील के समय उन्होंने अपने मन की चलाई थी। उनको लगा था कि देश को अमेरिका के साथ न्यूक्लियर संधि पे साइन कर लेना चाहिए और वो उनका व्यक्तिगत फैसला था, तो उनके हिसाब से देश हित में था। और शायद जब आगे आज से 10, 20, 50 साल पहले जब भी तारीख लिखी जाएगी उस समय उसकी व्याख्या बेहतर होगी। मैं ये इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ, उन्होंने सारे रिस्क लिए। अगर सोनिया गांधी की चल रही होती तो वो न्यूक्लियर डील नहीं हो सकती थी, क्योंकि लेफ्ट का बहुत दबाव था कि नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें भी एक बहुत छोटी टिप्पणी आपको चाहूंगा कि उन्होंने अपने को असर्ट किया, बाकी रोजमर्रा में किसकी पोस्टिंग नहीं, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में इस बात को रेखांकित किया है। अब आपने कहा तो मैं इसको दोबारा रेखांकित करता हूं। न्यूक्लियर अमेरिका के साथ में एटमी समझौता होता ही नहीं अगर मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्रित्व को दांव पे नहीं लगाया होता। देखिए, हम लोगों को पता नहीं है कि सरकार में अंदर किस तरीके से काम होता था।
हम लोगों को कुछ घटनाएं मालूम है जिससे लगता ही है कि शायद मनमोहन सिंह की उस सरकार में चलती नहीं थी। ऐसी बात नहीं है। मनमोहन सिंह बहुत निर्णय लेते थे, तरह तरह के निर्णय लेते थे, और जब कभी जरूरत पड़ती थी तो वो अपने आप को दांव पे भी लगाते थे, जो उन्होंने न्यूक्लियर डील के दौरान लगाया। मेरा मानना यह है कि जिस वक्त राहुल गांधी ने वो पर्चे फाड़े थे और जिसके साथ लालू यादव का नाम जुड़ा हुआ था, अगर उस घटना पे भी मनमोहन सिंह कोई स्टैंड लेते, मनमोहन सिंह कहते कि भाई हम अब नहीं चाहते हैं, तो बेहतर होता मनमोहन सिंह के लिए। तो मनमोहन सिंह की जो लीगेसी है, उनकी जो विरासत है, आज और भी ज्यादा बेहतर शक्ल सूरत में होती। मुझे याद है कि 2013 में सीएसडीएस ने एक सर्वेक्षण किया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो बहुत बुरी हालत में था, सब में आपस में लत्याव हो रहा था और लाल कृष्ण आडवाणी की साख पूरी तरीके से गिर चुकी थी। उधर गुजरात से नरेंद्र मोदी जबरदस्त किस्म का दबाव डाल रहे थे, कारपोरेट ताकतें उनके पीछे खड़ी हुई थी, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें आड़े आ रहा था। उस स्थिति में जो सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण में सीएसडीएस ने यह बताया था कि अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री पद पे मनमोहन सिंह को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को ले आए तो कांग्रेस ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और मध्यावधि चुनाव करा दे, या मध्यावधि चुनाव ना भी कराए, अगर वो प्रधानमंत्री पद में परिवर्तन कर दे तो वो कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है। ये सीएसडीएस की एक तरह की भविष्यवाणी थी, आकलन था सीएसडीएस का। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और बाद में कांग्रेस को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मुझे लगता है कि 2009 के बाद जो कार्यकाल शुरू हुआ था, उसमें अगर पहले 2 साल छोड़ दिए जाएं, उसके बाद में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला, उसमें विभिन्न तरह की ताकतें जो है वो कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने लगी और एक इस तरह का पूरा समा बांधा गया, जो बाद में पता चला कि उसके अंदर बहुत सारी बातें तथ्यात्मक नहीं थी। कोल स्कैम एक ऐसा स्कैम था, ऐसा घोटाला था जो दरअसल घोटाला नहीं था। जो जिस तरह से बताया गया कि इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो कभी भी ये नहीं कहा गया कि 1,80,000 करोड़ रुपए का भारत के खजाने को नुकसान हुआ है। वो एक ऐसा नुकसान था जो नुकसान दरअसल हुआ नहीं था, लेकिन उससे माहौल इस तरीके का बना कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उससे सरकार के खिलाफ लगातार एंटी इनकम्बेंसी बढ़ाई गई और वो बढ़ती चली भी गई। उसके अंदर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बीच में सिर्फ इसलिए कह दूं क्योंकि वो और हो जाएगा और आपका उसमें मैं सवाल भी लूंगा। मेरे हिसाब से वो एक, जैसे अगर आज कहा जाता है, वो एक षड्यंत्र का पूरा हिस्सा था, पूरा षड्यंत्र था। आप विनोद राय साहब इस तरह से उन्होंने वो कागज कैश के होते हुए कागज जिस तरह से रिलीज किया और नोशनल लॉस की बात की। नोशनल लॉस दुनिया में कहीं भी किसी जगह टर्म नहीं होता है, नोशनल प्रॉफिट होता है कि हम ये रेलवे लाइन लगाएंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, हम रेलवे लाइन नहीं लगाएंगे तो हमें लॉस होगा। ये तो मैंने आज तक नहीं सुना, ये एक नट लिया नोशनल लॉस। अन्ना हजारे का आंदोलन जिन लोगों ने कराया, हम सब लोग उस पर बह गए थे। रामदेव जी का वहां आना, नरेंद्र मोदी जी का वाइब्रेंट गुजरात, एक भी मतलब 2013 के बाद और जितनी गाली दी गई मनमोहन सिंह को, उसमें एक और चीज जोड़ दिया जाए, ए राजा को वो ड्रॉप करना चाहते थे, करुणानिधि जी नहीं। तो मेरा सिर्फ कहना है कि मिलीजुली सरकार वो चला रहे हैं। उस समय अगर आज की तारीख में देखिए तो आपको लगता है कि ये तो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया था ये सारा कुछ। हाँ, लगता है। मैं भी उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में टीवी में जो बहसें होती थी उसमें काफी सक्रिय था और लगभग रोज ही मैं एनडीटीवी पर या दूसरे चैनलों पर जाकर उसके ऊपर बातचीत किया करता था और हम लोग बुरी तरह कांग्रेस की धुलाई करते थे, भारतीय जनता पार्टी वाले भी और हम लोग भी कांग्रेस की धुलाई करते थे। एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ जो एक भ्रष्टाचारी सरकार है, इस प्रकार का जो माहौल बना, उसमें वो टीवी की वो बहसें जो थी उनका भी एक बड़ा योगदान था। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आती है, आप जब कह रहे तब भी आती है, उससे पहले भी मैं सोचता हूं कि आखिरकार क्यों भारत की जो कारपोरेट शक्तियां थी जिन्हें मनमोहन सिंह से काफी खुश होना चाहिए था, क्योंकि मनमोहन सिंह ने ही उनके लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के रास्ते खोले थे। 1990 से लगातार अगर किसी एक व्यक्ति ने भारत की अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन किया और भारत में कारपोरेट पूंजी के प्रभुत्व को स्थापित करने में
महत्वपूर्ण योगदान किया, उसमें मनमोहन सिंह का नाम शीर्ष पर है। ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि आखिरकार भारत की कारपोरेट पूंजी मनमोहन सिंह से नाराज क्यों थी। कारपोरेट जगत मनमोहन सिंह को हटाना क्यों चाहता था प्रधानमंत्री के पद। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उससे कारपोरेट जगत को नाराज होना चाहिए था। कारपोरेट जगत आखिरकार क्यों ये कहने लगा कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति ही देश का राजा होना चाहिए। नहीं, मेरे पास उसका एक मैं जैसे देखता हूं, मतलब जितना मैंने देखा और जितना समझा, उस समय देश में अडानी नहीं थे, उस समय देश में अंबानी जी थे, A1 थे। अंबानी जी बहुत सी चीजें ही इस देश की तय करते थे कि कैसे क्या होगा। अगर आप वैसे भी सोचिए तो जो नाम चला था कि मनमोहन सिंह जी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, और जो दूसरा नाम चला था वो वही सज्जन थे जिन्होंने अंबानी जी को अंबानी बनाने में जिन्होंने सबसे बड़ी मदद की थी। जो एज कॉमर्स मिनिस्ट्री इस देश में जब वो अंबानी जी की क्या क्या मदद की है तो उसके बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं। प्रणब मुखर्जी, तो आप प्रणब मुखर्जी का जिक्र कर रहे हैं ना? जी, मैं प्रणब मुखर्जी की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कॉर्पोरेट वो था उसमें जो अंबानी वाला कैंप था वही सबसे प्रमुख था, और वो एक तरह से जुट गया था कि इनको किसी तरह से प्रणब मुखर्जी को मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और शायद देश का, मैं तो उसको दूसरा देख रहा हूँ, देश का भाग्य था आज जैसे अडानी और मोदी जी का हम लोग एक नेक्सस देख रहे हैं, देश बच गया, तो अंबानी और प्रणब मुखर्जी का भी नेक्सस देख सकता था, इसमें कहीं क्यों तो रहा है। मैं जिस तरह से इसको देख प्रणब मुखर्जी तो बहुत, जब विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, तो मुझे याद पड़ता है कि संडे ने या इलस्ट्रेट वीकली ने एक स्टोरी चलाई थी, उसमें पहले पन्ने पर कवर के ऊपर प्रणब मुखर्जी की तस्वीर थी और नीचे लिखा हुआ था प्रणब मुखर्जी स्लोगन ओनली विमल। तो ये उसके अंदर आया था। तो वो तो आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो एक नेक्सस था, वो एक समीकरण था। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज के अंदर एक तरफ आपका ध्यान जोड़ूंगा कि जो गुजरात के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, वाइब्रेंट गुजरात के झंडे के तले, जिसके अंदर सारे बड़े पूंजीपति भाग लेते थे, उसमें नेतृत्व तो अंबानी जी के हाथ में होता था, मुकेश अंबानी के हाथ में, लेकिन उसमें आवाज टाटा की और सुनील भारती की और बिरला की भी शामिल होती थी। ऐसा नहीं है कि ये लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे पेश करने के प्रति इनके अंदर कोई हिचक थी। दरअसल इस जो पूरी जो ये कारपोरेट कफलिया थी, भारत की शीर्ष कारपोरेट कफलिया थी, इन लोगों को कहीं ना कहीं से इस बात के लिए या तो निर्देशित किया गया था या इन लोगों ने आपस में बैठकर तय किया था। क्यों तय किया था, ऐसी क्या बात थी इसकी वजह से तय किया था कि ये लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। इस तरह की बात कहना है कि देश का राजा कैसा हो, नरेंद्र मोदी ऐसा हो, ये भारत के मतलब ये पहली बार हो रहा था कि भारत के बड़े पूंजीपति, जाहिर है मुकेश अंबानी के नेतृत्व में, भारत के लिए खुलकर प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए ये तय कर रहे थे, जबकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। जो कारपोरेट समर्थन होता था वो चोरी छिपे होता था, पृष्ठभूमि में रहकर होता था, लेकिन इस मामले में ये समर्थन खुलकर तय हुआ और मंच पर तय हुआ। और कारपोरेट पूंजी जिस तरह सक्रिय होकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में 2014 के चुनाव में उतरी, ये मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि कारपोरेट पूंजी उनके खिलाफ हो गई। क्या अमेरिका से निर्देश आए थे? कहां से निर्देश आए थे? भाई कारपोरेट पूंजी अगर किसी से प्रभावित हो सकती थी तो केवल अमेरिका से ही प्रभावित हो सकती थी। वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को, जिनको अर्थव्यवस्था का बंदोबस्त किसी से भी ज्यादा आता था और जिनका रिकॉर्ड अपने आप में बिल्कुल साफ है, इसका आज बार बार दोहराया जा रहा है, वो रिकॉर्ड जो 1990 से लेके लगातार 2014 तक वो रिकॉर्ड बता रहा था कि वो कारपोरेट पूंजी का प्रभुत्व ही मनमोहन सिंह के नेतृत्व में धीरे धीरे देश में स्थापित हो रहा था और काफी कुछ स्थापित हो चुका था। आखिरकार कारपोरेट जगत ने ये क्यों तय किया कि इनको हटाया जाए और उनको लाया जाए? इसके पीछे क्या राज हो सकता है, ये बताइए आनंद जी, अगर आपको लगता है। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि जो मेरी समझ है कि आप मतलब बहुत सी उसकी बारीकियां हैं। हमें लगता है कि एक दिन हम लोग को केवल उस पर अलग से चर्चा करेंगे। फिक्की को उस समय जो वाइब्रेंट गुजरात जब चला तो फिक्की के पैरेलल एक बॉडी अडानी जी ने खड़ी कर दी थी, और अडानी जी एक फुल टाइम बैटिंग कर रहे थे मोदी जी के लिए, और अडानी जी वो लॉबिंग विद इन दी कॉर्पोरेट ऑल्सो। आपको याद रखना होगा, कॉर्पोरेट में अडानी जी की लॉबिंग लगातार चल रही थी कि भाई मोदी जी मोदी जी मोदी जी। एक दूसरा कुछ चीजें वो थी, टाटा का जो नैनो प्लांट था वो जब वहां से हटा
तो उस समय ये था कि करुणानिधि तो गुजरात में गया। तमिलनाडु, और वो जब गुजरात में गया तो हम सब लोगों ने उसकी वाहवाही की थी, इसमें मैं भी शामिल हूँ, कि 2 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर ओवर द टेबल उन्होंने सब जमीन-अमीन सब कुछ देख के उनको, तो मोदी जी वो वाला नैरेटिव सेट करने में सफल रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह साहब, शायद अब लोगों का अलग-अलग ढंग है। मनमोहन सिंह का एक बहुत फेमस वो है, जब उन्होंने कहा था कि भाई मेरे लिए लोकतंत्र का अर्थ अहमदाबाद पे बिछी हुई लाशें नहीं हो सकता है। तो शायद वो एक लोकतंत्र को सामूहिक उससे चलाना चाहते थे, इसीलिए वो जो भी हुआ उसको वो मैं लेकिन एक चीज और जरा आपसे कहूंगा, मनमोहन सिंह में वो कन्विक्शन था कि वो 1984 के दंगों पे लोकसभा में खड़े होकर माफी मांगते हैं, सरकार की तरफ से भी, व्यक्तिगत रूप से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। मैं इस पे भी एक छोटी आप मान सकता है जो आपने बिल्कुल सही बात बताए। आमतौर पे मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं, उनमें इन बातों का उल्लेख नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो 1984 के सिख नरसंहार के ऊपर जो कहा, उससे दरअसल देखा जाए तो कांग्रेस को दूरगामी दृष्टि से काफी मदद मिली। और जिसको कहते नहीं है कि अंग्रेजी का एक शब्द है, अभी ध्यान आ जाएगा, कि जब इस तरह के बड़े अमानवीय किस्म के कांड होते हैं तो उसकी एक तो तरीका है कि वही बदला लिया जाए उनका, दूसरा तरीका यह है कि बदला लेने की राजनीति करने या उसको प्रोत्साहित करने की बजाय किसी तरीके से मरहम पट्टी की जाए, रिपेरेशन किया जाए, मरहम पट्टी की जाए। तो वो काम, वो भूमिका मनमोहन सिंह ने जो माफी मांगी, वो भूमिका उसने निभाई। तो इस दृष्टि से ये श्रेय मनमोहन सिंह को दिया जा सकता है। मेरा मानना यह है कि जो लोग मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री मानते हैं, उनको यह भी देखना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर ये बात कही, न केवल एटमी डील बल्कि ये मसला भी मनमोहन सिंह के पक्ष में जाता है। जी, मैं एक चीज पर और ध्यान करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं उन चीजों को पकड़ने की जो बाकी तो पेपर में निकल रहा है, बहुत से लोग उन्हीं वो कि भाई सबसे अच्छे अर्थशास्त्री बहुत अच्छे यहाँ, वो ठीक है, वो तो सबको पता है। मैं एक चीज और कहूंगा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में पैदा होता है, बंटवारा होता है, और पाकिस्तान में मतलब 15 साल की उम्र तक पाकिस्तान में रहता है, बंटवारा होता है, उत्तर प्रदेश की हल्द्वानी में आते हैं उनका परिवार, हल्द्वानी से फिर अमृतसर जाते हैं, और वो अंत समय तक जैसा अब है कि वो उर्दू में अपनी स्क्रिप्ट, अपनी स्पीचेस को उर्दू में लिखवाते थे। जी। मुझे लगता है कि भाजपा को ये सब तो लगता होगा ना, मतलब भाजपा ने इस पे क्यों नहीं अटैक किया, जैसी भाजपा की मानसिकता है, वो तो एक व्यक्ति जो ये कहता था, मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि 10 साल उसने एक नीली पगड़ी में अपने पूरा सफेद कुर्ता पैजामा, नीली पगड़ी, शायद 1 या 2 सेट ही रहे होंगे, जैसा मनमोहन सिंह का याद है। मैं इस पे भी थोड़ा एक वो चाहूंगा, तो सादगी इतनी ज्यादा थी, बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति थे, विनम्र थे, और जहां तक व्यक्तिगत खूबियों का सवाल है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी जो कि मनमोहन सिंह में व्यक्तिगत खूबियां थी। आज का जो मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व है, जो कि सत्ता पर पिछले 10 साल से काबिज है, वो तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। आज के नेतृत्व के समर्थक इस वक्त एक्स के ऊपर क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं केवल शिष्टता से देश नहीं चलाया जा सकता। यानी वो मनमोहन सिंह की जो शिष्टता थी, उसको भी मनमोहन सिंह की कमजोरी के रूप में पेश कर रहे हैं। ये स्थिति है इन लोगों की। मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, ये कह के कि कुछ ज्यादा ही शिष्ट थे, इतने शिष्ट व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, मतलब इस तरह की बात कही जा रही है। दूसरी बात मनमोहन सिंह के खिलाफ ये कही जा रही है कि जिस व्यक्ति का जनाधार ना हो, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग मेरी बात लोगों को नागवार गुजरेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में उनका क्या जनाधार था? क्या जनाधार की कोई परीक्षा हुई थी? मैं कहता हूं कि व्यवस्थित रूप से एक लंबा प्रचार करके, जिसमें विदेशी एजेंसियां भी उस प्रचार की प्रक्रिया में शामिल थी, इस तरीके से सारे देश के अंदर गुजरात मॉडल का एक माहौल बनाया गया और नरेंद्र मोदी को योजना पूर्वक इस देश की सत्ता के ऊपर काबिज कराया गया। ये जो पूरी घटना है, इस घटना की भी कब जांच पड़ताल होगी? इसीलिए मैं बार बार इस प्रश्न को उठा रहा हूं कि आखिरकार
मनमोहन सिंह के खिलाफ ये लोग क्यों हो गए? मनमोहन सिंह ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से लोग मनमोहन सिंह के खिलाफ हो गए और उन्हें लगा कि मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाना चाहिए? वो कौन सी शक्तियां थी जिन्होंने ये योजना बनाई? ये किसी एक व्यक्ति की बनाई ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कमरे में बैठ के सोच रहे थे, योजना बना रहे थे और उन्होंने अपना गोटे बैठा रखी थी और सारी घटनाएं इस तरीके से घटित हो रही थी और वो संयोग से या योजना के कारण एक तरह से होती चली गई और नतीजा निकल के हम लोगों के सामने आ गया। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 11वीं साल चल रही है। इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियों का हाथ जरूर है जिनका उद्घाटन होना अभी बाकी है और इस प्रक्रिया में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। क्यों उन्होंने कांग्रेस को और मनमोहन सिंह का पूरा शासनकाल, जहां तक ग्रोथ तथाकथित ग्रोथ रेट का सवाल है, जीडीपी का सवाल है, वो वैसा तो कभी नरेंद्र मोदी के जमाने में हुआ ही नहीं है जैसा मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ था। इतना शानदार जीडीपी, तकरीबन डबल डिजिट जीडीपी के करीब ये लोग पहुंचे थे। इसके बावजूद भी उनको हटाया गया, बदनाम किया गया, उनको कमजोर प्रधानमंत्री घोषित किया गया और उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी की तथाकथित 56 इंच सीने वाली शख्सियत को स्थापित किया गया। एक ऐसे व्यक्ति को स्थापित किया गया जो पढ़ाई लिखाई के मामले में, शिष्टता के मामले में, संस्कार के मामले में, उचित भाषा बोलने के मामले में किसी भी तरीके से मनमोहन सिंह का पासंग भी नहीं ठहरता, उसको स्थापित किया गया। ये सब कैसे? मनमोहन सिंह का देहांत हो गया है, हम सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन हमें ये इससे मौका भी मिलता है कि हम लोग इस प्रश्न के ऊपर विचार करें। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट है और उसको मेरे ख्याल में आज हम लोग कर रहे हैं तो इसमें दर्ज कर देना चाहिए। मनमोहन सिंह जी की अच्छा एक चीज जो आपने कहा, मैं एक और चीज याद दिला दूं दर्शकों को। जो नरेंद्र मोदी जी खुद हैं, इनका पावर पॉलिटिक्स में ये अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड के तौर पे आए थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनके। इनका एक बार भी इलेक्शन नहीं लड़े थे, ये भी याद। एक ऐसा गुजरात में भी उनका कोई जनाधार नहीं था। उनका गुजरात में भी कोई उनकी अपनी बिरादरी, उनकी बिरादरी तो बहुत ही छोटी है, नरेंद्र मोदी की ना के बराबर है। और वो केशुभाई पटेल को हटा के उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। पटेल इस बात से शुरू में बिल्कुल नाराज थे। मतलब नरेंद्र मोदी को कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर पहले स्थापित किया गया, फिर वहां से उठा के उन्हें प्रधानमंत्री पद पर स्थापित किया गया। ये मानना है कि सारी खूबियां नरेंद्र मोदी के अंदर से प्रकट हो रही थी, अचानक ये सब हो रहा था। ये सब कैसे क्या किया गया, ये भी एक कहानी है जो कि हम इसमें गौर कर सकते हैं मनमोहन सिंह को तैयारी देते हुए। अबे भाई, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये खूबियां देखने वाले एलके आडवाणी साहब ये नहीं देख पाए कि वो उन्हीं को धोबी पाटा दे देंगे। खैर, मैं एक और चीज पे कर दूं जो मुझे देख के मुझे लगा कि बहुत छोटी बात किया है भाजपा ने। कल कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक फॉर्मल लेटर लिखा कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए हमें वहां कोई जगह, राजघाट के मतलब वो जो एरिया बना हुआ है राजघाट, विजय घाट, ये सब, वहां पे कोई जगह मिल जाए। वहां पे उसके जवाब में जो पहला लेटर आया सरकार की तरफ से, एक जॉइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर थे, वो सब उसमें कहा गया कि भाई उनका निगम बोध घाट पे ही होगा। ये सर आज सुबह ये मेरे पास लेटर है, मैं उसको लगवा दूंगा अभी, वो लेटर है मेरे पास, जिसपे कहा गया है कि टुडे फैक्ट्स ऑफ द मैटर रिगार्डिंग मेमोरियल फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह। पहले पैराग्राफ में इस तरह का एक लेटर डॉक्टर खड़गे साहब की तरफ से आया। दूसरे में लिखा है, immediately after the cabinet meeting, Home Minister Shri Amit Shah communicated to Congress President Shri Khadge and the family of late Dr. Manmohan Singh that the government will allocate space for the memorial. In the meantime, cremation and other formalities can happen because a trust has to be formed and space has to be allocated. मतलब अब ट्रस्ट बनेगा तो वो होगा। मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जवाहरलाल नेहरू मरे थे, या इंदिरा जी मरी थी, या राजीव जी मरे थे, या चरण सिंह जी मरे थे, या लाल बहादुर शास्त्री मरे थे? क्या ट्रस्ट रात में ही बन गया था इन लोग के बारे कि ये मर गए और ये ट्रस्ट बना के गए थे? ये कौन सी बात कर रहे हैं? और ये अपना उसी छोटेपन को आज फिर जाहिर कर रही है बीजेपी। निश्चित रूप से देखिए, बहुत ही तत्परता के साथ में, जैसे ये बजाय इसके कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखना पड़ता, बिना इसके ही सरकार को अपनी तरफ से करना चाहिए था ये काम। मतलब कांग्रेस को चिट्ठी ही क्यों लिखनी पड़ी उन्हें? मेरा तो मानना ये है, कांग्रेस को अपनी सरकार को अपनी तरफ से ये काम पहले कर देना चाहिए था। क्योंकि ये नहीं किया गया,
इससे विवाद भी पैदा हुआ। इसमें सरकार के अंदर ये तर्क दिया गया कि भाई यूपीए सरकार ने ये मेमोरियल बनाने के लिए स्पेस देने की पे पाबंदी लगा दी थी। ऐसी कौन सी पाबंदी थी मुझे नहीं पता है कि पाबंदी लगाई गई थी कि लगाई गई थी, लेकिन फिर भी आप ध्यान कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी का, मैं अटल बिहारी वाजपेयी को मनमोहन सिंह कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था तो उनका जो दाह संस्कार हुआ था उसकी टीवी कवरेज आपको याद है किस तरीके से हुई थी? उसमें नरेंद्र मोदी कितनी देर तक बैठे रहे थे और सब क्या हुआ था उस दौरान। तो मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह को उससे अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले कहीं बेहतर सरकार की तरफ से पूरा बंदोबस्त करना चाहिए, उसका मेमोरियल बनवाना चाहिए था, और उसके लिए कांग्रेस उन्हें खत लिखती और उसके ऊपर कोई विवाद खड़ा होता, इससे बचना चाहिए था। जी, बस मैं चलते चलते एक बार फिर से साहब है, शायद मनमोहन सिंह को उस दौरान जब अन्ना आंदोलन, हम लोगों ने भी शायद कम समझ कह लीजिए, या उस समय की परिस्थिति के अनुसार ये माना था कि भाई ये शायद बहुत चीजें ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब रेट्रोस्पेक्ट में आज देखते हैं तो लगता है कि नहीं, देश हित वास्तव में हम लोग नहीं, वास्तव में मैं भी ये नहीं समझता था कि ये जो चल रहा है भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, इसके राजनीतिक परिणाम दूरगामी दृष्टि से कैसे होंगे। आज हमारे सामने उसके राजनीतिक परिणाम है। तो उस पर यह लगता है कि भाई ये हम सब लोगों के लिए है, और हम सब लोगों को भाई, हम लोग उनको ना केवल श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पर उस बात की भी कहीं ना कहीं मन में खेद है कि जो अगर उस समय उनको जाने अनजाने कभी इस तरह की बात कही हो तो भाई उसका खेद ही प्रकट कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच।